हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर लूप। आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड हमने कैलकुलेट किया था। आज हम एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं। तो बच्चों ध्यान दो, फिगर में मैंने दिखाया है एक सर्कुलर लूप जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है और एक पॉइंट P हम कंसीडर कर रहे हैं एक्सिस पर एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर। रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर रिंग इज a और करंट की डायरेक्शन आप देख रहे हैं फिगर में शो की गई है। अगर हम दो स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करना चाहें 1 एंड 2 तो हम कह सकते हैं 2 में करंट अंदर की तरफ जा रहा है जैसा फिगर में शो किया गया है और 1 पर करंट बाहर की तरफ आ रहा है। हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखी गई है तो 2 से अंदर की तरफ जा रहा है, 1 पे बाहर की तरफ आ रहा है। डॉटेड जो हमने शो किया है इसमें वो इस प्लेन के अंदर की तरफ है और डार्क जो हमने शो किया है वो पेपर के प्लेन में बाहर की तरफ है। तो ध्यान दें बच्चों, मैं दो पॉइंट्स कंसीडर कर रहा हूँ, दो स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर रहा हूँ 2 एंड 1। ये मेरे लिए दो करंट एलिमेंट हो गए। इन दोनों करंट एलिमेंट की वजह से P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो पहले हम इनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना लेते हैं। अगर वायर में करंट बाहर की तरफ आ रहा है तो अगर हम थंब को बाहर की तरफ रखेंगे, राइट हैंड थंब को, तो फिंगर्स जो कर्ल होंगी वो किस डायरेक्शन में कर्ल होंगी बच्चों? फिंगर्स आप बना के देखिए, थंब को रखिए, राइट हैंड थंब को ऊपर की तरफ और फिंगर्स को कर्ल करिए। क्लॉकवाइज हो रही है या एंटी क्लॉकवाइज? अगर आपने सही बनाया है, थंब को ऊपर रखा है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिंगर्स कर्ल हो रही होंगी। तो इसका मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज बनने वाली है। इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी एंटी क्लॉकवाइज बच्चों। अब इसमें अगर हम इसके एलिमेंट हमारा कहाँ पर है? सेंटर पर है। इसके रेस्पेक्ट में पॉइंट P अगर हम देखें तो इसके रेस्पेक्ट में पॉइंट P की लोकेशन, इसके रेस्पेक्ट में पॉइंट P की लोकेशन इस जगह पर है। दिस एंगल इज सपोज एल्फा, जो P पॉइंट यहाँ पर बना रहा है इस वर्टिकल से। तो आप बताइए इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होनी चाहिए? टेंजेंट के अलोंग। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टेंजेंट के अलोंग अगर हम बना देंगे तो ये DB इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा ड्यू टू 1। समझ में आया बच्चों? इसी तरीके से अगर हम दूसरा वायर लें, दूसरा करंट एलिमेंट लें 2, इसमें करंट अंदर की तरफ जा रहा है। इसकी वजह से अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएंगे तो अगेन आप राइट हैंड थंब को नीचे की तरफ रखें और फिंगर्स को कर्ल करें। तो राइट हैंड थंब अगर नीचे की तरफ रहेगा और फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो बच्चों फिंगर्स किस डायरेक्शन में कर्ल हो रही हैं? फिंगर्स कर्ल हो रही होंगी आप लोगों की क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसका मतलब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस छोटे एलिमेंट की वजह से वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा बच्चों। इसके रेस्पेक्ट में अगर आप पॉइंट P को देखें, सेंटर के रेस्पेक्ट में, तो पॉइंट P की लोकेशन इस तरफ है। 2 के रेस्पेक्ट में पॉइंट P की लोकेशन देखिए, तो 2 के रेस्पेक्ट में पॉइंट P की लोकेशन मैंने बनाई। इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट ड्रॉ किस तरफ होगा बच्चों? ऊपर की तरफ DB। तो इसका मतलब हमारे को दोनों एलिमेंट्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पता लगा। आप सिंपल देख सकते हैं इस केस में सिंपल तरीके से कि अगर मैं इस वर्टिकल के साथ एंगल को अल्फा ले रहा हूं तो कौन से कंपोनेंट्स इसके कैंसिल होंगे और कौन से ऐड हो जाएंगे, ये आप आराम से देख सकते हैं। अगर मैं इसके दो कंपोनेंट्स कंसीडर करूं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, तो बिकॉज दिस एंगल इज अल्फा, दिस विल बी 90 माइनस अल्फा, दिस विल बी अल्फा। इफ दिस इज अल्फा तो यहां पर आएगा DB कॉस अल्फा और ऊपर चला जाएगा DB साइन अल्फा। इसी तरीके से सिमेट्री से हम कह सकते हैं कि इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, DB कॉस अल्फा एंड ऊपर की तरफ DB साइन अल्फा। तो आप ये कह सकते हैं इसका मतलब कि ड्यू टू ऑल एलिमेंट्स, ड्यू टू एलिमेंट्स प्रेजेंट एट डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स, आप ऐसे दो कंपोनेंट्स लेते रहिए डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स पर। तो ड्यू टू एलिमेंट्स प्रेजेंट एट डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स
component of magnetic field perpendicular to axis will cancel out. And net magnetic field will remain along the axis. तो मैग्नेटिक फील्ड केवल एक्सिस के अलोंग ही रह जाएगा। अब बच्चों अगर आप यहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं बी नेट, तो बी नेट जो है वो इंटीग्रेशन डी बी कर दें। इंटीग्रेशन डी बी कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ बायोसेवर्ट लॉ से म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल। थीटा एंगल देखने के लिए ये जो रेडियस आर वेक्टर है, ये रेडियस आर वेक्टर तो आपको इस पेपर के प्लेन में दिखाई दे रहा है और डीएल वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर है अंदर की तरफ या बाहर की तरफ। 2 के लिए अंदर की तरफ और 1 के लिए बाहर की तरफ। तो रेडियस वेक्टर हुआ पेपर के प्लेन में, डीएल वेक्टर हुआ पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर। तो दोनों के बीच में एंगल बच्चों कितना हो गया, 90 डिग्री। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन 90 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। और इसमें हमें केवल कौन से कंपोनेंट को लेकर चलना है बच्चों, साइन अल्फा या कॉस अल्फा? इसमें हम केवल कॉस अल्फा कंपोनेंट को, कॉस अल्फा तो कैंसिल हो रहे हैं सॉरी, केवल साइन अल्फा कंपोनेंट को ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं एक्सिस के अलोंग कौन सा कंपोनेंट आ रहा है, केवल डी बी साइन अल्फा, और डी बी कॉस अल्फा क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। तो बी नेट को भी हम इंटीग्रेशन डी बी की जगह अगर चाहें तो ज़्यादा अच्छा होगा कि हम लिखें बी नेट इक्वल टू इंटीग्रेशन डी बी साइन अल्फा, और डी बी इंटू साइन अल्फा हमने यहाँ पर लिख दिया। इसको हम पूरी रिंग के लिए अगर इंटीग्रेट कर दें, पूरी रिंग के लिए अगर इसको इंटीग्रेट कर दें तो हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने 2 dB साइन अल्फा अगर ले लिया होता तो क्या होता, अगर मैंने 2 dB साइन अल्फा ले लिया होता तो मैं केवल हाफ रिंग के लिए इंटीग्रेट करता, क्योंकि मैंने दोनों कंपोनेंट्स का कंट्रीब्यूशन ले लिया। तो हाफ रिंग को इंटीग्रेट करता तो पूरी रिंग कवर हो जाती। तो 2 तरीके से लिख सकते हैं, या तो 2 dB साइन अल्फा लेकर हाफ रिंग के लिए इंटीग्रेट करें, या dB साइन अल्फा लेकर पूरी रिंग के लिए इंटीग्रेट करें। तो आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए। कुछ बच्चे इसमें कन्फ्यूज रहते हैं, बट आई थिंक दिस इज़ वेरी क्लियर, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो ज़रा देखते हैं बच्चों इसमें नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा। तो बी नेट विल बी इक्वल टू, इंटीग्रेशन होल रिंग के ऊपर कर रहे हैं, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर बच्चों कितना हो गया यहाँ पर, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। आर इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दिस लेंथ रेडियस इज ए, डिस्टेंस इज एक्स, सो दिस इज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर का होल स्क्वायर। और साइन अल्फा यहाँ से कितना आ रहा है बच्चों, साइन अल्फा भी आप देख सकते हो, साइन अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, सो दिस इज इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन हमने कांस्टेंट की टर्म्स में लिख लिया। अब यहाँ पर बच्चों कौन कौन सी चीज़ें कांस्टेंट हैं, सारी चीज़ें कांस्टेंट है, केवल डीएल का इंटीग्रेशन होना है। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई ए डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू इंटीग्रेशन डी एल फॉर द होल रिंग। ये आपके पास नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब बच्चों डी एल का इंटीग्रेशन पूरी रिंग के लिए कितना होगा, डी एल मतलब टोटल लेंथ, टोटल लेंथ कितनी हो गई 2 पाई ए। तो बस आपके पास ये फॉर्मूला आ गया, बी नेट इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू 2 पाई ए। और ये आपके पास फॉर्मूला याद रखने के लिए क्या हो गया, कैलकुलेट कर सकते हैं आप, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2 आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। और अगर इफ़ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेम रेडियस, इफ देयर आर n number of turns of same radius on the ring, तो मैग्नेटिक फील्ड कितने टाइम्स हो जाएगा? बी नेट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो ध्यान रखिएगा, इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स तो मैग्नेटिक फील्ड n टाइम्स हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, डायरेक्शन देखने के लिए इफ राइट हैंड फिंगर्स आर कर्ल्ड along current, then outstretched thumb will represent direction of magnetic field on the whole axis। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैंने इस तरह से एक रिंग कंसीडर की जिसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो अगर मैं फिंगर्स को कर्ल करूंगा तो पूरी एक्सिस पर ही मैग्नेटिक फील्ड, राइट हैंड फिंगर्स को कर्ल करें तो आउटस्ट्रेच्ड थंब यहाँ पर अगर आप लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, सेंटर पर भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, नीचे भी देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर ही होगी। अगर ये रिंग में करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होता, इस तरीके से करंट अगर फ्लो हो रहा हो, तो आप फिंगर्स को कैसे कर्ल करेंगे? इस तरीके से कर्ल करेंगे। अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखी हुई है रिंग, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में कर्ल करेंगे तो थंब नीचे की तरफ आएगा, तो पूरी एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे ही हो जाएगी, सेंटर पर भी नीचे होगी, ऊपर भी नीचे होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि डायरेक्शन देखने के लिए इफ राइट हैंड फिंगर्स आर कर्ल्ड अलोंग करंट, then outstretched thumb will represent direction of B on the whole axis। ये केवल पॉइंट पर ही नहीं, सेंटर पे, ऊपर नीचे कहीं पर भी निकालें। तो डायरेक्शन देखने के लिए आपको ये तरीका हो गया, और मैग्नीट्यूड आपको पता लग गया कितना होता है, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर की पावर 3/2। एन टर्न्स सेम रेडियस के होने चाहिए। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इसकी एप्लीकेशंस आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। इसको ढंग से अपने आप एक बार डिराइव करके देखिए, तब आपको समझ में आएगा। प्रैक्टिस करें हाथ बनाकर, जिससे कि डायरेक्शन में कोई कन्फ्यूजन ना हो। ओके।